हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। चलिए, हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था, हमने पढ़ा था अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है और अभिकेंद्री बल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अभिकेंद्री बल के कुछ उदाहरण देखेंगे। कैसे उदाहरण? जो दैनिक जीवन में हम इसके उदाहरण देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो उपग्रह होते हैं, जो पृथ्वी के आसपास जो परिक्रमा करते हैं, तो उस पर जो अभिकेंद्री बल लगता है उसका हम क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चीज जो घूम रही है, वृत्तीय गति में किसी के चक्कर लगा रही है, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था एक इस धागे का। धागे में हमने किसी वस्तु को बांधा था, उसको गोल घुमा रहे थे। तो स्टूडेंट, मेरे हाथ की तरफ एक बल लग रहा था, वो कौन सा बल था? अभिकेंद्रीय बल था। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कोई भी वस्तु जब गोल घूमती है तो वहां पे अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं वो अलग अलग रूपों में लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपग्रह की गति। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इसके आसपास में वृत्तीय गति में कोई उपग्रह इसके आजू बाजू में क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे हम मान ले कि ये क्या है? चंद्रमा है। क्या है स्टूडेंट? चंद्रमा है। और ये क्या है हमारी? ये पृथ्वी है। तो स्टूडेंट, जब चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के आसपास, तो उस पर भी क्या लगेगा? अंदर की तरफ क्या लगेगा? अभिकेंद्री बल लगेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल लगेगा, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हमें ये समझना इसको अच्छे से है कि जब भी कोई चीज वृत्तीय गति में घूमती है तो केंद्र की तरफ क्या लगेगा? वहां पे अभिकेंद्री बल लगेगा, इसलिए उसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। स्टूडेंट, लेकिन हमने न्यूटन के तीसरे नियम से क्या पढ़ा है कि जब भी कोई एक बल अंदर की तरफ बल लगाएगा तो उसके विपरीत में भी एक बल लगेगा, जिसको क्या कहते हैं हम? अपकेंद्री बल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अंदर की तरफ बल लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ एक आभासी बल लगता है स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो क्या करेगा ये ना? पृथ्वी जो चंद्रमा है बाहर जाने की भी कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं हम अपकेंद्री बल। लेकिन अंदर की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या, कौन सा बल है? अभिकेंद्री बल। स्टूडेंट, एक बार और ध्यान से सुनना। पृथ्वी के केंद्र की तरफ बल लग रहा है जो चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहा है। चंद्रमा जाना तो आगे चाहता है क्योंकि उसके पास एक वेग है, उसका वो घूम रहा है। लेकिन जैसे पत्थर को या एक वस्तु को जैसे धागा खींच के रखा था मेरे हाथ में, वैसे ही इसको चंद्रमा को खींच के रखा है कौन? पृथ्वी। अब स्टूडेंट, जैसे ही अंदर की तरफ बल लगाएगा तो चंद्रमा बाहर की तरफ जाना चाहता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ये एक आभासी बल होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर की तरफ एक बल लगा, जिसको कहा गया अभिकेंद्री बल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे अभिकेंद्री बल कौन लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, मैं लिखता हूं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसने लगाया अभिकेंद्रीय बल। तो ये किसके बराबर है? सीपी। सीपी मतलब अभिकेंद्रीय, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। स्टूडेंट, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो अभिकेंद्रीय बल है आपस में बराबर है। तो देखिए, इनके मानों को लिखता हूं मैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? जी एम। एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और ये चंद्रमा का द्रव्यमान बटे इसकी दूरी चंद्रमा से कितनी है? पृथ्वी की दूरी आर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये दे दिया मैंने समीकरण एक नाम। अब स्टूडेंट, जो अभिकेंद्रीय बल है, हम ये तो हमें ये मान याद है, पहले ही हम निकाल चुके हैं। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। स्टूडेंट, इसको दे दिया समीकरण दो नाम। अब ये है अभिकेंद्रीय बल और ये है गुरुत्वाकर्षण बल। अब स्टूडेंट, ये दोनों एक ही दिशा में है क्योंकि यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल है, इसने किसका रूप ले लिया है? गुरुत्वाकर्षण का बल। तो मतलब अभिकेंद्रीय बल ही गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में बराबर रख देंगे। तो देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका मान रखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका मान रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम रखते हैं अभिकेंद्रीय बल का मान और यहाँ रखते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल और ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्रीय बल का मान कितना है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और गुरुत्वाकर्षण का बल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप देखें, ये जो एम है और ये जो एम है, ये इसके में क्या जाएगा? डिवाइड में आएगा, भाग में। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दो आर है, ये आर इसको भाग करेगा तो एक आर कैंसिल। तो क्या बचा? वी स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन आर। तो स्टूडेंट देखिए आप ध्यान से, ये आ गया वी स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन आर। तो स्टूडेंट, वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर होगा जी एम अपॉन आर। अब स्टूडेंट, ये क्या आ गया? ये आ गया वेग। किसका वेग? ये आ गया चंद्रमा का वेग। ये किस वेग से गति करेगा? स्टूडेंट, ये निर्भर करेगा यहाँ पे क्या द्रव्यमान है। यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है कि मंगल ग्रह का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे ये इस वस्तु पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं आया? ये छोटा एम नहीं आया। यहाँ पे जो छोटा एम कैंसिल हो गया। छोटा एम मतलब होता है कि जो वस्तु घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है या कोई हमारी कोई सी कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है, कि चंद्रमा घूम रहा है, कि पेंसिल घूम रही है, कि चौक घूम रही है। तो स्टूडेंट, कुछ भी घूमे उसका वेग क्या होगा? अगर इतनी दूरी पे है, समान दूरी पे है, यहाँ पे हमारी कोई वस्तु है, चौक है,
यहाँ पेंसिल है, यहाँ पेन है, तो सभी क्या घूमेंगे, एक ही वेग से घूमेंगे। कब घूमेंगे, जब इसकी जो दूरी होगी वो बराबर होगी। तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे ये वेग का सूत्र हमको ये बताता है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम निकालते हैं, ये तो हमको पता चल गया, अगर दूरी बराबर है केंद्र से तो वेग सबका क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि वो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी एम अपॉन आर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है। एम क्या है, यहाँ पे जो भी है, जिस भी चीज का यहाँ पे द्रव्यमान है जो खींच रही है। अब जी क्या है, जी का मान कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। इसको जब हम रखते हैं तो वेग का मान निकल के आ जाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट अब इसमें एक और चीज देखते हैं हम, कि अगर कोई वस्तु घूम रही है, मान लीजिए ये वस्तु है ए पे, अब ये घूम के वापस ए बिंदु पर कितने समय बाद आएगी, तो उसके लिए हम क्या सूत्र निकालते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं टी बराबर क्या, 2πr अपॉन बी। स्टूडेंट ये सूत्र कहां से निकल के आया है, यह आया है हमारा वेग बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कह दो या विस्थापन कह दो। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दूरी है, यहां से लेकर यहाँ तक कितनी है, वो वृत्त की क्या है, परिधि है। तो हम x की जगह क्या लग सकते हैं, 2πr, और बटे में ये t, और ये t को हम, ये वाला t अगर लिख दें तो t का यहाँ गुणा कर दे तो t यहाँ आ गया और वेग नीचे आ जाएगा, तो 2πr बटे b। तो स्टूडेंट ये सूत्र निकल के आ गया 2πr बटे b, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमको निकालना है इसका कितना हो, कितना आवर्तकाल होगा, कितना इसमें समय लगेगा, कितना टाइम पीरियड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो v का जो मान आया है उसको, ये जो मान है समीकरण, इसको दे देते हैं हम 3 नाम। जो समीकरण 3 है उसमें हम ये v की जगह हम इसको रख देंगे। तो देखिए 2πr बटे में ये v का मान कितना है, √gm बटे में r। अब स्टूडेंट ये जो r है ये कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा हमारा ऊपर। तो देखिए 2πr, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, r बटे gm। अब स्टूडेंट ये जो r है इसके ऊपर भी क्या लगा है, ये वर्गमूल लगा है, gm के ऊपर भी वर्गमूल है, तो हम इसको, अब स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए r पे भी वर्गमूल है और gm पे भी वर्गमूल है। मैं यहाँ पे इसको करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे r के ऊपर वर्गमूल अलग कर देंगे, हम gm के ऊपर वर्गमूल अलग कर देंगे। तो देखिए t बराबर 2πr, अब ये वर्गमूल r के ऊपर भी है अलग कर दिया और gm के ऊपर भी अलग कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें r की पावर, r में अगर वर्गमूल है, जैसे वर्गमूल लगा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r की घात 1/2। तो देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2πr और r की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये भी r है, ये भी r, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है, √gm। अब स्टूडेंट जब भी यहाँ पे आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना आप, 2πr की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 + 1/2, 3/2 अपॉन √gm। स्टूडेंट मैं ये रब कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लेना, मैं इधर रब कर देता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या रखा, ये जो r की पावर 3/2 थी, मैं इसको लिख सकता हूँ 2πr की पावर, देखिए ये 3/2 है, तो ये इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, इसके ऊपर वर्गमूल लगा सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे r की पावर 3 है, ये तो 3 का 3 है, और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, √, और इसके नीचे क्या है, gm, ये भी √रूट में है, ये भी वर्गमूल में है, और 1/2 भी वर्गमूल में, तो r और gm दोनों ही क्या हो गए, वर्गमूल में हो गए। तो स्टूडेंट ये हमारा सूत्र निकल के आ जाता है आवर्तकाल का। तो स्टूडेंट ये है आवर्तकाल का सूत्र, t बराबर 2π√r³ बटे gm। तो ये आ गया हमारा कि कितना समय लगेगा, हमें लगेगा इतना समय। अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी रख देता हूँ r, और g का मान रखता हूँ, पृथ्वी का द्रव्यमान रखता हूँ, तो मुझे कितना आ जाएगा, इसका आवर्तकाल निकल के आ जाएगा। और स्टूडेंट ये आ गया हमारा आवर्तकाल का सूत्र, और ये आ गया हमारा वेग का सूत्र। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो है मैंने सूत्र निकालने बताया, अभिकेंद्री बल के कुछ उदाहरण जो होते हैं, उपग्रह की गति के लिए वेग का सूत्र हो गया, और ये हो गया हमारा आवर्तकाल का सूत्र। तो स्टूडेंट ये जो आवर्तकाल का सूत्र है, अगर मैं यहाँ पे मान रखता हूं, तो चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, ये 27.3 दिन में कुछ करता है। तो आप जब ये निकालेंगे तो आपको इतने दिन निकल के आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, अभी तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ अभिकेंद्री बल का दूसरा उदाहरण, जिसमें हम देखेंगे एक साइकिल सवार जब साइकिल मोड़ता है, किसी मोड़ पे मोड़ता है, तो वो क्या करता है, वो साइकिल को झुका देता है। अब वो झुकाता है, साइकिल को क्यों झुकाना पड़ता है, जब आप स्पीड में किसी को मोड़ेंगे, स्पीड में अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आप उसको मोड़ पे मुड़ते हैं, तो आपको साइकिल झुकाना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी वेग से उसको मोड़ पाएंगे। चलिए अब उसका डेरिवेशन करते हैं।
अब स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति। कि वृत्तीय मार्ग पर कोई जो गोलाई में हम किसी मार्ग पे मुड़ रहे हैं, तो स्टूडेंट वहां भी क्या लगेगा, एक अभिकेंद्री बल लगेगा जो केंद्र की तरफ लगेगा। लेकिन वो साइकिल सवार क्या करता है, साइकिल को झुकाना ही पड़ता है। अगर उसको एक वेग से मोड़ना है, स्पीड में गाड़ी को मोड़ना है या साइकिल को मोड़ना है, तो उसको क्या करेगा, वो साइकिल को अंदर की तरफ झुकाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा जब रेसिंग होती है, बाइक्स की रेसिंग होती है, तो बाइक सवार जब मोड़ आता है तो कितना मुड़ जाते हैं कि उनके जो घुटने हैं वो तक आप सड़क पे टच हो जाते हैं। तो उसी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति। अब देखिए, एक साइकिल सवार है, मान लीजिए ये साइकिल है, ये रोड पे सीधी जा रही है। तो स्टूडेंट इस व्यक्ति का द्रव्यमान और साइकिल का द्रव्यमान दोनों को मान के चलिए m है। तो स्टूडेंट नीचे की तरफ ये कितना बल लगेगा, नीचे की तरफ इनका कितना बल लगेगा या फिर इनका कितना वेट रहेगा नीचे की तरफ, हमें जानते हैं कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, W बराबर क्या होता है, mg। अब स्टूडेंट जब भी नीचे की तरफ बल लगता है, नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, W बराबर mg। तो ये किस पे लगा रहा है साइकिल सवार बल, धरती पे। तो धरती भी क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, विपरीत बल लगाएगी, जिसको हमने बोल दिया R बोल दिया। अब स्टूडेंट जब ये साइकिल सवार इस साइकिल को किसी मोड़ पे मुड़ता है, तो देखिए क्या होता है। अब ये साइकिल सवार ने इस गाड़ी को, इस साइकिल को यहाँ पे इस दिशा में मोड़ दिया। इस दिशा में इसने मोड़ दिया थीटा एंगल पर, ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे। तो थीटा एंगल मोड़ दिया। अब स्टूडेंट जब ये थीटा एंगल मुड़ गया, तो देखिए नीचे की तरफ तो mg था पहले से ही, अब यहाँ पे जो एंगल बन गया तो ये क्या था, r। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये जो है ये कौन सी दिशा कहलाती है, ये कहलाती है हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा और ये कहलाती है क्षैतिज दिशा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका कितना प्रक्षेप आएगा, r cos थीटा। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि r cos थीटा कैसे आता है, और इसके लंबवत क्या आएगा, r sin थीटा। ये पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने आपको, r cos थीटा कैसे आता है और r sin थीटा कैसे आता है। तो स्टूडेंट कैसे आता है, यहाँ पे त्रिभुज हो गया, यहाँ पे हम लगा देते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इससे ये r cos थीटा इस दिशा में आ जाता है और r sin थीटा इस दिशा में आ जाता है। ये इसके समांतर है, तो इसलिए इसको भी r sin थीटा लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है r cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, है ना। अब ये r sin थीटा जो है ये क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये r sin थीटा जो है साइकिल सवार अंदर की तरफ झुक गया है, साइकिल को मोड़ लिया है, तो यही जो है वो क्या है, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल का काम करेगा, अभिकेंद्री बल। तो देखिए मैं इस चीज को लिखता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, पहले मैं लिखता हूं ये r sin थीटा क्या है, अभिकेंद्री बल। देखिए r sin थीटा हमारा है अभिकेंद्री बल, तो इसको कैसे लिखते हैं, FCP। अब स्टूडेंट ये जो अभिकेंद्री बल है इसका मान कितना होता है, mv²/r, ये हम कर चुके हैं, और ये बराबर आ गया किसके, r sin थीटा। इसको दे दी हमने समीकरण 1 नाम। अब स्टूडेंट ये r sin थीटा अंदर की तरफ लगता है और हमें पता है यही जो है वो अभिकेंद्री बल लग रहा है। अब स्टूडेंट r cos थीटा के बराबर क्या है, mg, तो ये भी लिख दिया, r cos थीटा बराबर mg, इसको दे दिया हमने समीकरण 2 नाम। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, अब इन दोनों को जब भाग देते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्या मिलता है, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर, इसके बराबर क्या है, mv² अपॉन r बटे में r cos थीटा के बराबर क्या है, mg। अब स्टूडेंट mv² अपॉन r को जब mg से डिवाइड करते हैं तो mg कहाँ जाएगा, r के पास आ जाएगा, और देखिए ये r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होगा, tan थीटा, ये लिख दिया हमने tan थीटा बराबर, देखिए mv² अपॉन r था और ये mg कहाँ चले जाएगा, r के पास, r mg, ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या है, v² अपॉन rg। अब स्टूडेंट ये v² अपॉन rg जो बचा है इसको मैं इधर लिख देता हूं पहले, v² अपॉन rg बराबर tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा, तो v² बराबर क्या आ जाएगा, rg tan थीटा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, √rg tan थीटा। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा v अधिकतम या v मैक्स। तो क्या हुआ यहाँ पे हमें क्या पता चला स्टूडेंट, इसमें हमें ये पता चला कि साइकिल सवार को अधिकतम वेग से मोड़ने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या ज्यादा होना चाहिए। त्रिज्या क्या होती है, जैसे मोड़ इतना सा है तो इसकी त्रिज्या कम है, अगर मोड़ इतना बड़ा है तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है। देखिए आप यहाँ से, इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतनी स्पीड से हम उसको मोड़ सकते हैं, तो गोलाई ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, थीटा एंगल ज्यादा होना चाहिए।
साइकिल सवार को किसी मोड़ पे मोड़ना है स्पीड से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, साइकिल को पूरा तिरछा करना पड़ेगा या बाइक को तिरछा करना पड़ेगा। तो अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए आर का मान अधिक होना चाहिए और थीटा एंगल झुकाव कोण ज्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये कर लिया हमने इसका अभिकेंद्री बल का दूसरा उदाहरण, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति। अब स्टूडेंट ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और कि जब समतल सड़क होती है, जब प्लेन सड़क होती है, अभी तो हमारे पास साइकिल थी या बाइक थी तो हमने मोड़ दिया, लेकिन जब कार जाती है, जब कार चलती है तो उसको तो मोड़ा नहीं जा सकता, तो वो कार कैसे इस सड़क पर मुड़ेगी, चलिए हम देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं कि अभिकेंद्री बल के जो दो उदाहरण थे। पहला क्या देखा था, हमने देखा था कि जो उपग्रह होता है वो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अभिकेंद्री बल बन जाता है। अब हमने देखा जब साइकिल सवार जब किसी सड़क पर मुड़ता है, तो साइकिल सवार जब सड़क पे मुड़ता है तो उस पर जो अभिकेंद्री बल है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, वो उधर बन जाता है कि उसका जो झुकाव होता है, जो झुकाव होता है तो उस पर जो आर साइन थीटा है वो अभिकेंद्री बल बन जाता है। ये हमने देखा, क्योंकि तभी हम साइकिल को झुका देते हैं। अब लेकिन तीसरा सवाल ये है कि जब कार को हम मोड़ पे मोड़ते हैं, समतल सड़क है, तिरछी सड़क नहीं है, वो कंडीशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे भी सड़क समतल है, जब कार को मोड़े स्पीड में, वो क्या कहेगी, वो तो पलट भी सकती है एकदम से मोड़ने पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए वो किस चीज पे निर्भर करता है कि कितनी स्पीड से मोड़ा जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, ये है हमारी सड़क की गोलाई। अब यहाँ पे हमको कार को मोड़ना है स्टूडेंट। मान लीजिए इस बिंदु पे हमारी कार आ गई। देखिए स्टूडेंट, जब इस बिंदु पे कार आ गई तो यहाँ पे मान लीजिए ये केंद्र है, तो अब यहाँ पे ये तो हमको पता है केंद्र की तरफ क्या लगता है, अभिकेंद्री बल लगता है, अभिकेंद्री। तो ये इस दिशा में अभिकेंद्री बल लगा। अब स्टूडेंट अभिकेंद्री बल यहाँ पे कौन लगा रहा है, यहाँ पे ये ढूंढना है हमको। तो क्या होता है कि जब अभिकेंद्री बल लगता है तो विपरीत दिशा में भी कार में एक धक्का लगता है। जैसे हम मोड़ते हैं तो कार में क्या होता है, एक धक्का लगता है। जैसे आप इस तरफ मोड़ेंगे कार को तो हमारा शरीर क्या रहेगा, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जब हमारा शरीर आता है तो हमारे कार पे इस तरफ भी एक धक्का लगता है, एक आभासी बल लगता है। तो स्टूडेंट उस आभासी बल को बैलेंस करने के लिए, अभी यहाँ पे समतल सड़क है, तो समतल सड़क पे क्या होगा, जो गाड़ी के जो टायर होते हैं, टायर और सड़क के बीच में घर्षण होता है, उस पे जोर पड़ता है। तो उस पे यहाँ पे जो ये वाले पिछले जो टायर हैं इस पे जोर पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो है, ये टायर के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल आएगा वो किसके कारण आएगा स्टूडेंट, समतल सड़क पे घर्षण के कारण। तो देखिए आप ध्यान से, अब स्टूडेंट ये टायर क्या लगाएंगे, इस पे घर्षण लगाएंगे। तो देखिए तो अभिकेंद्री बल किसके बराबर हो जाएगा, ये अभिकेंद्री बल बराबर हो जाएगा घर्षण के, क्योंकि घर्षण क्या कर रहे हैं, वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जो घर्षण होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर, और ये क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। और आर क्या होता है स्टूडेंट, आर जो होता है वो कार का, जैसे ये कार है, ये कार है। अब कार क्या करेगी, मान लीजिए ये कार है और कार के जो नीचे की तरफ एक बल लगाएगा, उसके पास वजन होगा, द्रव्यमान, कार के पास एक वजन है, तो मान के चलिए वो नीचे की तरफ बल कितना लगाएगा, mg, धरती की तरफ। और यही क्या होता है, ये एक बल होता है जिसको बोलते हैं हम वेट। जब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देते हैं तो वहां पे बन जाता है वो वेट, है ना स्टूडेंट। तो ये विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा जिसको हम बोलेंगे आर, क्योंकि हमें पता है न्यूटन के तीसरे नियम से कि अगर कार धरती पे बल लगा रही है नीचे की तरफ कितना, उसका द्रव्यमान कार का और गुणा त्वरण, नीचे की तरफ बल लगा रही है तो धरती भी कार पे कहाँ लगाएगी, ऊपर की तरफ बल लगाएगी, विपरीत दिशा में, तभी वो एक दूसरे पे क्या है, बैलेंस है ना। तो यहाँ पे हो गया आर। तो यहाँ पे जो ये आर स्टूडेंट, वही आर यहाँ पे है। तो आर बराबर क्या है, देखिए आर ऊपर है और नीचे mg है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो यही वो आर है। तो देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका मान, घर्षण बल बराबर घर्षण गुणांक, इसको कहते हैं घर्षण गुणांक, और ये आ गया mg। स्टूडेंट ये जो हमने लिखा ये आर बराबर mg से आया, और म्यू बराबर हमारा होता है, ये होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब स्टूडेंट ये जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है ये किस पे निर्भर करता है, दोनों सतहों के बीच में कितना घर्षण हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, टायर और रोड के बीच में, अगर रोड ज्यादा खुदड़ा है तो टायर और रोड के बीच में घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और कार जो है हमारी गिरने से बचेगी। अगर वहां पे कीचड़ आ गई तो टायर फिसल जाएगा, तो वहां पर घर्षण गुणांक कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट वही होता है हमारा म्यू एस का मान। अब देखिए, अब मैंने इसको दे दिया समीकरण 1 नाम। अब मैं इसमें, ये जो हमारी समीकरण है 1 और इसको दे दिया समीकरण 2 नाम। अब मैं इसमें यहाँ पे इनके मानों को रखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसका तो मान हमें पता है, अभिकेंद्री बल का कितना होता है, mv² अपॉन
आर। अब ये इसको दे दिया समीकरण 3 नाम। अब मैं इन दोनों के मान को समीकरण 1 में रखता हूं। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे एफ सी पी है, अभिकेंद्री बल वो कितना है mv² अपॉन आर, और ये कितना है हमारा घर्षण बल कितना है स्टूडेंट, ये है हमारा म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी। अब स्टूडेंट हमें चाहिए किसका मान, अब देखिए आप ये m से m कैंसिल हो गया तो v² बराबर क्या बचा म्यू, ये g और ये r, तो r को हम पहले लिख देते हैं म्यू आर जी। तो स्टूडेंट v का मान आ गया, ये स्क्वायर उधर जाके किसमें बदल जाएगा वर्गमूल में, ये वर्ग है तो आ गया म्यू आर जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे समतल सड़क पर अगर कार को हमें अधिक वेग से मोड़ना है तो वहां पे घर्षण गुणांक ज्यादा होना चाहिए, दोनों के बीच में घर्षण ज्यादा होना चाहिए, त्रिज्या ज्यादा होना चाहिए, जैसे इसी त्रिज्या ज्यादा हो तो यहाँ पे ज्यादा तेजी से हम उसको मोड़ सकते हैं। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा सूत्र निकल के समतल सड़क पे कार को मोड़ने के लिए, तो म्यू आर और जी। म्यू एस तो आप समझ गए, ये इतना घर्षण गुणांक होता है स्थैतिक जिसमें क्या हो कि वो कार जो है वो फिसले ना, तो ये हमारा होना चाहिए v बराबर म्यू आर जी।